गुड इवनिंग ग्लोरियस पीपल, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो आपके लिए सिर्फ तभी काम का है जब आपकी तैयारी रिट के लिए पूरी हो चुकी है। पूरी हो चुकी है का सेंस है कि आपकी करीब 80 से 90% तैयारी पूरी हो गई और आप रिवीजन फेज में आ चुके हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम लोग ये देख सकें कि एक सही रिवीजन स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, रिवीजन के बेसिकली 4 तरीके होते हैं और जाने अनजाने हम लोग उन चारों तरीक़ों को फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कोई एक तरीका शूट हो जाता है, वो उसको करते हैं। इन 4 में से 2 तरीके ऐसे होते हैं जिन्हें हम ट्रेडिशनल तरीके कहते हैं। इसमें पढ़ी गई चीज़ को वापस से उसी तरह से दोहराना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर 200 पेज की किताब पढ़ी है तो वो 200 पेज की किताब को आप वापस वैसा का वैसा उसी अंदाज में पढ़ेंगे जैसे आपने पहले पढ़ी थी। तो अगर पहले 6 घंटे लगे थे या 6 दिन लगे थे तो अब भी आपको 6 घंटे या 6 दिन लगेंगे। ये ट्रेडिशनल तरीका है। जो 2 नॉन ट्रेडिशनल तरीके हैं उसमें ये किया जाता है कि पूरी किताब के जिस्ट को छांट लिया जाता है तैयारी के दौरान और उसके बाद में उनका क्विक रिवीजन किया जाता है। मैं इन चारों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करने वाला क्योंकि मेरा मकसद कुछ और है। रिट जो आपका रीट एग्ज़ाम है उसके अंदर आपके पास 2 लैंग्वेज, एजुकेशन पेडागोजी और एक ऑप्शनल, यानी कुल मिला के आप देखें तो करीब 4 चीज़ें हैं। तो रिवीजन बेसिकली किस तरह से किया जाए रिट के लिए, ऐसा रिवीजन कि चारों जो हमारे सेक्शन है वो बराबर चलें और हमें दिक्कत ना आए। देखिए, मैं आपको रिवीजन के 2 धारणाएं बता दूं। पहली धारणा ये कहती है कि हमें किसी भी चीज़, जो चीज़ अच्छी तरह कवर है उसको और अच्छी तरह से कवर करना चाहिए। दूसरी धारणा ये कहती है कि नहीं, जो चीज़ हमारी अच्छी तरह कवर है अब उससे ध्यान हटा देना चाहिए और जो चीज़ हमारी ढंग से कवर नहीं है उस पर ध्यान देना चाहिए। बेसिकली मैं इन दोनों धारणाओं के ख़िलाफ़ हूँ। क्यों हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है और अगर आप उसको और अच्छे तरीके से कवर करने के लिए उसका बार बार रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये स्ट्रेटजी काम तब आती है जब आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे होते हैं। सब्जेक्टिव पेपर इन द सेंस कि आपको परीक्षा में उत्तर लिखने होते हैं। तो जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बेटर होगी और आप बेटर आंसर लिख पाएंगे। किसी भी एक चीज़ को आप 2 तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, अंदर छिपे हुए गूढ़ भावार्थों को समझ पाएंगे और काफ़ी फ़ायदे हैं। चूँकि हमारा रीट एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो ये पहली स्ट्रैटेजी इसमें ढंग से काम नहीं करती है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये कि जो हमारा कमज़ोर पोर्शन है उस पर बार बार हम तैयारी करें, इस पे भी मैं पूरी तरह इसका समर्थन नहीं करता। उसकी वजह ये है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग, जो हमारा वीकर सेक्शन होता है, वीकर जोन होता है, या अंग्रेज़ी में कह लें तो जो अकिलीज़ हील है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इस हद तक फोकस करते हैं कि हमारे टाइम का 80% जो है वो वाला सेक्शन कंज्यूम कर लेता है और हमारे पास 20% बचता है। तो 10 नंबर का वीकर सेक्शन को कवर करने के लिए हम 90% टाइम देने लगते हैं और 90% कंटेंट को इग्नोर कर देते हैं, उसे सिर्फ 10% टाइम मिलता है। तो ऐसे में ये सवाल पैदा होता है और ये आपके सामने स्थिति तब आएगी जब आपके परीक्षा का महीना आएगा। ठीक है, यानी आपके एग्ज़ाम से 20, 22, 25 दिन पहले जब आप पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड होकर सोचेंगे कि चलिए एक और रिवीज़न कर लिया जाए, तो उस समय आपके सामने ये समस्या आएगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे 100 में से करीब 90 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो उस फेज़ के रिवीज़न में स्ट्रैटेजी न बना पाने के कारण या तो कन्फ्यूज हो जाते हैं या उन्हें उस समय ऐसा लगने लगता है कि मेरा बहुत सारा पोर्शन अधूरा है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड इन दिस एग्ज़ाम, ये उनके दिमाग में आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जितना ठंडा दिमाग आप रखेंगे, दिमाग हमेशा आपका बर्फ़ की तरह हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन दिमाग को आप बहुत ठंडा रख के अभी इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जब भी आपको समय मिल जाए। रिवीजन की सही स्ट्रैटेजी ये होती है कि पहली चीज़, सभी को बराबर बराबर टाइम दिया जाए, चाहे वो चीज़ अच्छी तरह से तैयार है चाहे वो नहीं है। अब कैसे दिया जाए, हम इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि जो L1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पर्यावरण एक टॉपिक है, या L2 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस, मैथ्स या सोशल स्टडी ये सब्जेक्ट्स हैं। तो कैसे तैयारी की जाए? देखिए,
जब आपने उस किताब को तैयार किया होगा तो उसमें से कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छी तरह से कवर होंगे। तो परीक्षा से 20 दिन पहले जब आप फाइनल रिवीजन देने जाते हैं, उस समय आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। उन चीज़ों को छोड़ने का मतलब ये है कि आप उन्हें बिना पढ़े भी जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में शक पैदा हुआ होगा कि सर ने अभी कहा कि सबको समान समय देना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपसे ये कहा कि सबको समान समय देना है जब हम रिवीजन करते हैं, लेकिन कब तक? जब तक कि परीक्षा का आखिरी रिवीजन हमारे सामने ना हो। फॉर एग्जांपल अभी आप कंटिन्यू रिवीजन कर रहे हैं, दैट फेज इज़ ओके, आप कर सकते हैं। लेकिन जब परीक्षा का अंतिम समय हमारे सामने आता है, परीक्षा से 1 महीना रहता है या परीक्षा से 20-25 दिन बचते हैं और हम फाइनल रिवीजन देने जाते हैं, मैं उस फेज़ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमारी कामयाबी और हमारी नाकामयाबी, सफलता और असफलता, ये उस लास्ट फेज़ के रिवीजन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो आप उस समय ये करें कि अभी से ये प्रयास करें कि आप उन एरियाज़ को छांट लें जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। तो आप पाएंगे कि अगर सोशल साइंस में सारे मिलाकर भी मान लो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 10 चैप्टर हैं, तो आप पाएंगे कि करीब 6 से 7 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके अच्छी तरह से कवर हैं। ठीक है, आप उन्हें लास्ट फेज़ के रिवीजन में इग्नोर कर सकते हैं अगर उससे पहले आपने 2-3 रिवीजन ढंग से किए हैं तो। मैं रिपीट कर दूं, अगर उससे पहले आपने 2-3 रिवीजन ढंग से किए हैं तो। लास्ट फेज़ का रिवीजन हमारा ऐसा होता है जिसमें दिमाग बहुत शांत होना चाहिए, और हमारे साथ उल्टा होता है, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी से नहीं चलते और लास्ट फेज़ के रिवीजन में हमें लगने लगता है कि हमारे पास समय बहुत कम है और कंटेंट बहुत ज़्यादा है। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने कंटेंट को फ़िल्टर्ड नहीं किया, और आपको फ़िल्टर्ड करना सीखना पड़ेगा। जब तक आप ये फ़िल्टरिंग नहीं करेंगे तब तक आपके सामने दिक्कत रहेगी। तो बेटर ये है कि आप इस फेज़ में जब जाएं, जब परीक्षा से 20-22 दिन आपके बचते हों, 25 दिन बचते हों, तो उस समय आपकी स्थिति ये होनी चाहिए कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट है आपका, उसमें मार्किंग हो जानी चाहिए कि हाँ, ये वो पोर्शन है जिन्हें मैं कम्प्लीटली छोड़ सकता हूँ और ये वो पोर्शन है जिसकी मैं तैयारी करूँगा। तो मान लेते हैं कि सोशल साइंस में आपने ऐसे 30-40 बिंदुओं को छांट लिया जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन आपका है, चाहे वो महाद्वीपों से रिलेटेड है, महासागरों से रिलेटेड है, वो आप ले लीजिए। पॉलिटिकल साइंस का या सिविक्स का कोई पोर्शन है जिसमें थियरी आपको क्लियर नहीं हुई, उसे आप वहाँ से ले लीजिए। यही काम आप इतिहास के साथ कीजिए। तो इस तरह आप पाएंगे कि फ़िल्टर्ड होने के बाद जो कंटेंट आएगा, तो आपका करीब 75% जो मेंस का सिलेबस है, आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है, वो वैसे ही डिडक्ट हो जाएगा। अब जो आपका डिफ़िकल्ट जोन एरिया आप मार्क आउट कर चुके हैं, यही काम आप लैंग्वेज के साथ कीजिए। और यहाँ मैं एक सजेशन आपको दूंगा कि एजुकेशन साइकोलॉजी या पेडागोजी में ये तरीका काम नहीं करेगा, और वैसे भी उसका सिलेबस इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है, सिलेबस छोटा है, उसका आप कंप्लीट रिवीजन करते जाएं। क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी के जो प्रश्न आते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न है तो ठीक है, हम तथ्य जानते हैं तो आंसर दे देंगे, लेकिन कंसेप्ट्स के मामले में आपको उसमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कर लीजिए। अब मान लेते हैं हमने चारों सब्जेक्ट को फ़िल्टर कर लिया, और फ़िल्टर करने के बाद हमने ये पाया कि हमारे पास 70-80 पेज का एक कंटेंट आ गया जिसे हमें देखना है, जो हमारा प्रॉब्लमेटिक जोन है। अब ये सोचिए कि ये जो प्रॉब्लमेटिक जोन आपने छांट लिया है, ये पूरा प्रॉब्लमेटिक जोन जो आपके टोटल मार्क्स है उसमें से सिर्फ 20 नंबर ही कवर कर रहा है। कितने? सिर्फ 20 मार्क्स ही कवर कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये 20 मार्क्स आपकी मेरिट में रोल नहीं निभाएंगे? 2 नंबर भी हैं तो वो आपकी मेरिट में बहुत मेजर रोल निभाते हैं। ये तो अगर 20 मार्क्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके प्रॉब्लमेटिक जोन में ज्योग्राफी वाले पोर्शन से कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप देख रहे हैं कि लगातार पूछी जाती है, तो उस कंडीशन में आप उन्हें अच्छी तरह तैयार कीजिए। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फ़िल्ट्रेशन आप नहीं कर रहे हैं इस रिवीजन फेज़ में जो आपका अभी चल रहा है, आप सिर्फ किताबें पढ़े जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये ठीक है, तो ये तरीका आपका गलत है, मेरी समझ में गलत है। इसमें सही या गलत का सवाल नहीं है, मेरी समझ में गलत है, और आप भी इस पे विचार कर लीजिएगा। अंतिम समय कंटेंट कम से कम हो और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वो तभी पॉसिबल है जब आप कंटेंट को फ़िल्टर कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं फ़िल्टर, तो फिर आपके सामने दिक्कत रहेगी। एक चीज़ और मैं आपको इसमें कहना चाहूँगा, जोड़ देना चाहता हूँ, और काफ़ी जोर देकर भी कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मॉडल पेपर्स के बारे में सवाल थे कि मॉडल्स पेपर्स हम करें या न करें।
देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड की किताबों से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं और ये अब आप भी समझ गए होंगे अगर आपने प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर्स देखे होंगे तो सबसे पहले मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने से पहले या किसी भी और सोर्स से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले ये ज़रूर देखिएगा कि क्या आपने फ़िल्टरिंग की है। अगर आपने फ़िल्टरिंग की होगी और उस फिल्टर्ड जोन जो आपका प्रॉब्लमेटिक जोन आया उसकी अच्छी तैयारी करेंगे आप और की होगी तो आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, आप अच्छे अंक ला सकेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो वही प्रॉब्लमेटिक जोन जिसे आप अभी अनआइडेंटिफाइड छोड़ते जा रहे हैं, पढ़ लिया आपने पूरा चैप्टर, उसमें 3 बिंदु ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ में आए या आपको याद नहीं हुए और आपने उसको जाने दिया और अगला रिवाइज कर लिया, मार्क भी नहीं किया, तो ऐसे में फिर आप लास्ट मोमेंट पे उसको मार्क आउट नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है आप मार्क आउट साथ साथ करें और एक संग्रह तैयार करें कि मेरा प्रॉब्लमेटिक जोन क्या है। हर इंसान की समस्या अलग होती है, हर इंसान का दिमाग अलग होता है। जो आपकी प्रॉब्लम है हो सकता है आपके साथी की ना हो, जो आपके साथी की प्रॉब्लम है वो हो सकता है आपकी ना हो। और एक मानव का मनोविज्ञान ये भी कहता है कि जो चीज़ हमें डिफ़िकल्ट लगती है ना वो हमें इम्पोर्टेंट लगती है। हालांकि ये सच नहीं है, ऐसा नहीं होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ अलग ही होती है, बट हमें ऐसा लगता है मुझे नहीं आ रहा मतलब ये परीक्षा में ज़रूर आएगा, इट हैपन्स। तो कुल मिलाकर आप कोशिश करेंगे कि आप ढंग से फ़िल्टर्ड आउट करें। अभी ये जुलाई चल रहा है, जुलाई में भी काफ़ी समय बाकी है, तो आप जुलाई महीने के अंदर अगर आप फ़िल्टरिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि एग्ज़ाम तक आपके पास बहुत छोटा सा कंटेंट बचेगा जिसे आप बारंबार रिवाइज़ करके मेरिट में काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कमेंट सेक्शन खुला रखूँगा, आप चाहें तो अपनी क्वेरीज़ दे सकते हैं। और क्वेरीज़ के साथ ही एक मैं कहूँ कि कई बार क्या होता है आप एक कमेंट के नीचे दूसरा उसी कमेंट को के नीचे आप कमेंट कर देते हैं, तो मैं उसे देख ही नहीं पाता हूँ। बेटर है आप सेपरेट कमेंट करें ताकि वो मेरी नज़र से गुजर जाए और मेरे से संभव होगा तो मैं उसका जवाब दूँगा। सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।